हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी से एक निवेदन, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पर एक ये अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। कैसे हम पहचानेंगे कि अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हमें दी हुई है? इन जनरल जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम दी रहती है उसमें नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ पर्सन्स के बराबर होने चाहिए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये n बाई n का मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है। और दो चीज हैं, एक तो असाइनमेंट प्रॉब्लम आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और बाय डिफॉल्ट जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है वो सारी मिनिमाइजेशन के केस की होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 आपको जॉब दी है और 3 ही यहाँ पर पर्सन दिए हुए हैं। तो 3 पर्सन दिए हुए हैं तो ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स। क्या करेंगे हमें क्या करना है, जो भी कम हो, वेदर इट इज जॉब्स और पर्सन्स, देन वी विल यूज डमी जॉब्स और डमी पर्सन्स। तो यहाँ पर हमें क्या किस चीज की आवश्यकता है, एक पर्सन की एक्स्ट्रा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन्स 3 हैं, जॉब 4 हैं। तो क्या करेंगे, एक डमी पर्सन को ऐड कर देंगे। सपोज डी इज द डमी पर्सन, तो आप यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट डी इज अ डमी पर्सन। इसको आप ऐड करेंगे, एडिंग डमी पर्सन डी। तो ये अब डमी आपने ऐड कर दिया, जो कि डमी है, इसकी कोई कॉस्ट तो है नहीं, तो जो भी आप डी लिखेंगे तो इसकी सारी कॉस्ट क्या होंगी, 0 होंगी। डमी जो हम ऐड कर रहे हैं वो केवल और केवल इसको बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज इस डमी का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम नई एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, जॉब मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो सेम रहेगी, 10, 7, 8 और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 8, 9, 7 एंड 0, 7, 12, 6, 0, 10, 10, 8, 0। तो अब आपकी ये बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बन गई, और इसे हम, जैसे मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया हुआ है आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको स्टार्ट करें। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट को लेते हैं और उस मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाकी सारे एलिमेंट से। तो यहाँ तो क्योंकि देखिए हर एक रो में 0 एलिमेंट्स है, तो अगर आप मिनिमम एलिमेंट लेंगे तो हर एक में 0 ही आएगा, तो इसका मतलब पहले केस में मैट्रिक्स सेम रहेगी। मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया, सब्ट्रैक्टिंग मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो, तो यही मैट्रिक्स आपको बिल्कुल सेम रहेगी। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि हर एक कॉलम में मिनिमम एलिमेंट को लेते हैं और उसे उस कॉलम के सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट कितना है, 7। तो इसको यदि आप लेंगे तो ये बच जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। फिर आप यहाँ पर करेंगे, इस केस में मिनिमम एलिमेंट आपका 7 है, ये 7 को आप इसको अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 एंड 3, 0, 2, 5, 3। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिनिमम एलिमेंट आपका 6 है, तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 2 और ये हो गया आपका 1, 0, 2, 1, 0 एंड 2, 1, 0, 2। तो यहाँ पर आपको 0, 0, 0, 0। तो इस तरीके से आपने पहले के 2 स्टेप्स ये कंप्लीट कर लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वो मैट्रिक्स था यहीं पर मैंने रिपीट कर दिया, 3, 1, 0, 3। इसकी आप वैल्यू देखेंगे, 3, 1, 0, 3, 0, 2, 5, 3, 0, 2, 5, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 2 एंड 0, 0, 0, 0। हम यहाँ असाइनमेंट देना शुरू करते हैं, तो रो से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, इस रो में अभी यहाँ पर 2 0 हैं, तो 2 0 हैं तो इसको हम अभी यहाँ पर असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं। हम पहले किस में जाएंगे, केवल 1 0 जहाँ रो में या कॉलम में हमें मिले। तो सेकंड रो पे है, सेकंड रो में 1 0 था तो आपने इसको असाइनमेंट यहाँ पर दे दिया। अब रो वाइज चल रहे हैं तो हम जहाँ इस
कॉलम में जीरो है उनको हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर दे रहे हैं। ये हमने रो में दिया, तो इस जहां पर हमने असाइनमेंट दिया इस कॉलम में जहां जहां जीरो है इसको हमने क्रॉस कर दिया। इसलिए क्रॉस किया क्योंकि अब आप इस डी को किसी को और को असाइन नहीं कर सकते। अब आप रो नंबर 3 में आए, फिर से देखिए 2 जीरो हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। फोर्थ में आए, कोई भी जीरो नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। अब हम कॉलम वाइज करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में एक ही जीरो है, इसको आपने असाइन कर दिया। ये कॉलम वाइज चल रहे हैं, तो इस रो में यदि कहीं जीरो आ रहे थे इसको हमने क्रॉस कर दिया। तो पहले कॉलम को था, सेकंड कॉलम में आएंगे तो ओनली 1 जीरो, सो मेक एन असाइनमेंट दिस। ये हो गया आपका असाइनमेंट हो गया। अब आपने क्या किया, इस कॉलम में असाइनमेंट किया, तो रो में अगर कहीं जीरो आ रहा है तो ऑलरेडी क्रॉस है, तो इसे क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कॉलम में ऑलरेडी आपका क्रॉस हो चुका है, कोई और जीरो बचा नहीं है। फोर्थ में असाइनमेंट हो गया है। यहाँ पर क्या स्थिति बची हमारी कि 3 ही असाइनमेंट हुए हैं। एक्चुअली में 4 होने चाहिए थे, एक जॉब और एक पर्सन विदाउट असाइनमेंट इसमें रह गया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जीरो इंक्रीज करना है या री एलोकेट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम मार्किंग करते हैं। और कैसे मार्किंग कर रहे हैं, इसके लिए रूल मैंने पिछले वीडियो में आपको सारे बताए हैं, उनको आप चेक कीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। पहला काम हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले उन रो को चेक करेंगे जहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है। तो उस पहले केवल यही रो है, यहाँ पर असाइनमेंट नहीं है, तो ये हो गया आपकी रो नंबर 1। इसको मैंने मार्किंग कर दी। अब इस रो को आपने क्या, रो के आधार पर कॉलम को मार्क करने का तरीका ये है, जहां जहां इस रो में असाइनमेंट, जहां जहां इस रो में जीरो आ रहे हैं, रो के आधार पे कॉलम को मार्क करने का तरीका कि जहां जहां रो में जीरो आ रहे हैं, तो जीरो यहाँ पर इस रो में है तो इसको आपने मार्क कर दिया, मार्किंग नंबर 2। और जब आपने इस कॉलम को मार्क कर दिया, इस कॉलम के आधार पर रो को मार्क करने का तरीका ये है कि जहां जहां मार्क्ड कॉलम में असाइनमेंट किए हुए हैं उन रो को मार्क कीजिए। तो असाइनमेंट केवल यहाँ पर किया हुआ है, तो इसको आपने मार्क कर दिया 3। रो के आधार पर कॉलम मार्क करने का तरीका कि रो में जहाँ जीरो है, और कॉलम के आधार पर रो को मार्क करने का तरीका उस कॉलम में जहाँ पर असाइनमेंट किए हुए हैं। हम उन्हीं रो या कॉलम को कंसिडर कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्क हो चुकी है। यानी कि फर्स्ट रो मार्क हुई थी तो हमने इस रो में ही चेक की कहाँ जीरो है, इसको मार्क किया। अब ये कॉलम मार्क हो गया, तो इस कॉलम में हमने देखा कि कहाँ पर असाइनमेंट किया हुआ है, इसको मार्क कर दिया। अब वापस हम इस रो को चेक करेंगे, अब इसमें कहीं पर भी जीरो नहीं बचा, तो इसका ये जीरो था ऑलरेडी मार्क हो चुका है। इसका मतलब ये प्रोसेस आपकी मार्किंग की कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरोज। अब कैसे करनी है, वो रो देखनी है जिनमें कोई असाइनमेंट नहीं है, यानी कि अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम्स। अनमार्क्ड रो में आपकी ये लाइन ये ऐसे आ गए अनमार्क्ड रोज, और दूसरी अनमार्क्ड रो आपकी ये है, और मार्क्ड कॉलम केवल एक ही है आपका ये। तो ये इस तरीके से अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम्स। यहाँ पर ध्यान देंगे तो स्ट्रेट लाइंस आपकी 3 आ रही हैं विच इज लेस देन 4। इसका मतलब सीधा से ये जो सॉल्यूशन है दिस इज नॉट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। Then what we have to do, increase the number of zeros और reallocate the zeros। कैसे करेंगे इसको हम, अब इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से आप देखेंगे तो मिनिमम एलिमेंट आपको सेलेक्ट करना है from all those elements that are not covered with any straight line। तो यानी कि 1 2 1 3 3 2 इनमें से 1 2 1 इनमें से अगर आप देखेंगे तो मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट ये हो जाएगा आपका मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट दिस इक्वल टू, इनमें अगर आप मिनिमम देखेंगे 1 2 1 3 3 2, दिस इज 1। इसको हमने क्या करना है, इसका रूल आपको बताया था। इसको हमें करने के लिए जो भी अनकवर्ड है उनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0, और ये भी अनकवर्ड है 4, तो ये आ जाएगा 2 2 एंड 1 2 2 1। अब बाकी जो आपके इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं उनमें इसको ऐड कर देना है। ये इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 1, ये इंटरसेक्शन में आ रहा है, ये हो गया आपका 1, और बाकी एलिमेंट एज इट इज उतरेंगे। ये आपका अगर 3 है 0 2, यहाँ पर भी 0 हो गया, ये हो गया आपका 0 5 0,
और ये हो गया 0, ये हो गया आपका 3002 एंड 0152 2001 1010। तो ये आपका फाइनली नई मैट्रिक्स बनेगी। इसको आप ले सकते हैं न्यू कॉस्ट मैट्रिक्स, न्यू कॉस्ट मैट्रिक्स, ये आपके। अब फिर से हम यहाँ पर असाइनमेंट देना शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं रो से। पहली रो में केवल एक 0 है, तो यहाँ पर आपने एक असाइनमेंट दे दिया। यहाँ पर 0 था, असाइनमेंट दिया। अब इस कॉलम को चेक कीजिए, कहीं पर भी इसमें 0 नहीं है, तो कहीं पर भी क्रॉस नहीं होगा। सेकंड इसमें आए, अब सेकंड इसमें आए तो देखिए 3 0 है, इसको हमने छोड़ दिया फिलहाल के लिए। थर्ड में आए, यहाँ भी 2 0 है, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। फोर्थ में आए, केवल एक 0 है, आपने इसको असाइनमेंट दे दिया। अभी क्योंकि रो वाइज चल रहे हैं, तो इस कॉलम में जहाँ कहीं 0 है उसको हमने क्रॉस कर दिया। तो रो वाइज हमने चेक कर लिया। अब कॉलम वाइज आए, तो कॉलम वाइज आए, यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है। हमने पूरे मैट्रिक्स में इसमें देख लिया, कहीं पर भी किसी भी रो या कॉलम में सिंगल 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब जहां जहां 2 हैं वहां चेक करेंगे। फिर से रो वाइज स्टार्ट करें, तो इस रो में आए तो 2 0 दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि हम 2 0 में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप इसको मार्क करें या इसको मार्क करें। तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, या आप इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। दोनों केस में आंसर आपका सेम ही आएगा। अंतर यहाँ पर ये होगा कि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आप जॉब नंबर 2 को ए को भी असाइन कर सकते हैं, जॉब नंबर 2 को सी को भी असाइन कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आंसर आपका सेम आएगा। केवल अंतर यह है कि अलग अलग सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। सपोज मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैंने 2 वाला जॉब ए इसको असाइन कर दिया। हम रो वाइज चल रहे थे, जब रो वाइज चल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें जहां कॉलम में 0 है इसको हमने क्रॉस कर दिया। तो थर्ड रो में आए, अब थर्ड रो में केवल सिंगल 0 ये बचा, इसको मैंने असाइन कर दिया, तो ये क्रॉस हो जाएगा। यदि आप उल्टा करते, इसको लेते, तो ये और ये इधर आते कि 3 का ए में आता, 2 का सी में आता। इसको भी हम आंसर फिर से दोबारा चेक कर लेंगे कि सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से फाइनल असाइनमेंट मिल गया। तो अगर आप इसकी कॉस्ट देखेंगे तो 1 को इसका आंसर अगर आप लिखेंगे, तो हमने किसको असाइन किया, हमने 1 को असाइन किया। 1 जो असाइन जॉब हुआ है बी को, और 2 जो असाइन जॉब हुआ है ए को, और 3 जो जॉब असाइन हुआ है वो है सी को। फोर्थ को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डी को असाइन हुआ है। डी की कॉस्ट क्योंकि डमी है, डमी की कॉस्ट 0 है, तो इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इसकी अगर आप कॉस्ट देखें, फर्स्ट बी को असाइन हुआ है, फर्स्ट का बी को असाइन की कॉस्ट है 7, इसकी आप लिखें, आप यहाँ पर कॉस्ट अगर आप लिखें, यहाँ पर कॉस्ट ये होगी इसकी 7। सेकंड वाला ए को असाइन हुआ है, सेकंड वाला ए को असाइन हुआ है, तो इसकी कॉस्ट है 8। यहाँ आप देखेंगे इसकी कॉस्ट होगी 8। थर्ड सी को असाइन हुआ है, थर्ड वाला सी को असाइन हुआ है, इसकी कॉस्ट है 6। ये कॉस्ट होगी आपकी 6 हो जाएगी, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 6। तो टोटल जो कॉस्ट बनेगी, इन तीनों को आप ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 14 + 21। टोटल कॉस्ट आ गई 21। मैंने आपसे कहा था कि आप इसके बदले यहाँ भी असाइन कर सकते थे। मान लीजिए अगर सेकंड पॉसिबिलिटी आप लेते, तो 1 का तो बी ही रहता और इसकी कॉस्ट भी 7 ही रहती। लेकिन दूसरे को यदि आप सी वाला देते सेकंड, तो इसकी कॉस्ट अभी चेक करेंगे, और ये थर्ड को फिर क्या हो जाता है, ए हो जाता। तो दूसरे को सी की जो कॉस्ट है, ध्यान दीजिए, दूसरे में अगर आप सी को देंगे तो ये कॉस्ट कितनी है, 7 कॉस्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगी कॉस्ट 7, और थर्ड का ए, थर्ड की ए की कॉस्ट भी 7 है, ये कॉस्ट है 7, दिस इज अगेन 21। तो कॉस्ट सेम रहेगी, मल्टीपल आपके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। केवल एक सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं तो भी आपका आंसर सही है। जो भी मैंने मेथड्स बताई हैं, ये पुराने वीडियो में पूरा इसका डिटेल मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने सीधे क्विक ये अप्लाई की है। तो इस तरीके से आप अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।